बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3.11 करना है। यूनिट नंबर 3 है डायनामिक्स और क्वेश्चन नंबर 3.11 है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? हमें ये मालूम है एक बॉडी जो है, अगर उसका मास m हो और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसका मोमेंटम जो है वो उसके मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं और p इज इक्वल टू mv होता है। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बयान करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बयान करने से पहले हम एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है इसकी ज़रा वजाहत कर लें। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग। यानी ये ग्रुप होता है बॉडीज़ का जो आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं और इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। तो ऐसा बॉडीज़ का ग्रुप जो है उसको हम कहते हैं ये सिस्टम जो है ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बयान करते हैं अब हम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम हो यानी बॉडीज़ का ऐसा हमारे पास सिस्टम हो, ग्रुप हो जो कि इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हों और उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, तो ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम को फिर क्या होता है? द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रीमेन्स कांस्टेंट। तो उस ग्रुप का मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। उस आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम जो है वो तब्दील नहीं होता। वो जितना मोमेंटम हो उनका मोमेंटम उतना ही रहता है क्योंकि उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती। एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं लॉ को। Law of conservation of momentum states that the momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant। तो ये हमने लॉ देख लिया, अब इसकी थोड़ी सी वजाहत कर लेते हैं। Consider an isolated system of two spheres of masses m1 and m2। हमारे पास फ़र्ज कर लेते हैं हम कि दो बॉडीज़ का एक सिस्टम है और वो आइसोलेटेड सिस्टम है और वो दोनों इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हैं, दोनों सफ़ेयर्स हैं। एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं दोनों, विद इनिशियल वेलोसिटीज़ ऑफ u1 एंड u2। तो उनकी वेलोसिटीज़ क्या हैं? वो रिस्पेक्टिवली, यानी m1 मास जो है उसकी वेलोसिटी u1 है और m2 मास जो है उसकी वेलोसिटी u2 है। इस तरह से कि u1 जो है ये वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है, तो m1 मूव कर रहा है, उसके पीछे m1 मूव कर रहा है एक ही स्ट्रेट लाइन पे, और m2 की वेलोसिटी u2 है, जबकि m1 जो उसके पीछे मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी u1 जो है वो u2 से ज़्यादा है। तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम टू स्फीयर्स ऑफ मासेस m1 m2 कोलाइड विद ईच अदर। तो क्योंकि u1 ज़्यादा है u2 से, तो इसलिए m1 जो है वो अप्रोच कर जाएगा m2 को और वो उसके साथ जाके टकरा जाएगा। एंड देयर वेलोसिटीज चेंजेस, क्योंकि वो टकराएंगे, इम्पैक्ट होगा उसका और उनकी वेलोसिटीज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। और फ़र्ज़ कर लें कि वो वेलोसिटीज जो है वो m1 मास जो था उसकी वेलोसिटी बिकम्स v1 एंड v2, यानी m2 जो था उसकी वेलोसिटी v2 हो गई है रिस्पेक्टिवली। तो अब ये हमने एक सिस्टम ले लिया जो कि दो बॉडीज़ पर मुश्तमिल था, दो सफ़ेयर थे, एक का मास m1 था एक का m2 था और दोनों मूव कर रहे थे एक ही स्ट्रेट लाइन पे। m1 मास जो है उसकी वेलोसिटी u1 थी, m2 मास जो है उसकी वेलोसिटी u2 थी और वो m1 जो है वो जाके m2 से टकरा गया, उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई और टकराने के बाद m1 जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो u1 की बजाय वो v1 हो गई और m2 मास जो था उसकी वेलोसिटी u2 की बजाय v2 हो गई। तो दो टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले क्या था कि m1 मास u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसका मोमेंटम m1 u1 बनेगा
और m2 मास जो है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसका मोमेंटम m2u2 बनेगा, और टोटल मोमेंटम दोनों बॉडीज़ का इसको जमा कर देंगे, यानी टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज़ बिफोर कोलिजन वो m1u1 प्लस m2u2 होगा। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा? द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन, यानी टकराने के बाद उनका मोमेंटम क्या बन जाएगा? मास m1 था, उसकी वेलोसिटी v1 हो गई थी, उसका मोमेंटम m1 v1 हो जाएगा, और मास 2 जो है उसकी वेलोसिटी v2 हो गई थी और उसका मोमेंटम m2 v2 हो जाएगा, और टोटल मोमेंटम दोनों को जमा करके निकलेगा। तो आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। अब लॉ क्या कहता है? देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो बराबर होना चाहिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्योंकि ये हमने जो सिस्टम लिया है ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसलिए इसका मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होना। जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले था उतना ही मोमेंटम इसका कोलिजन के बाद रहेगा। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लॉ के मुताबिक m1u1 प्लस m2u2 बराबर होगा m1v1 प्लस m2v2 के। तो अब इसको हम फिगर की सूरत में देख लेते हैं। ये एक सफ़ेयर है जिसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये दूसरा सफ़ेयर है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक ही डायरेक्शन है दोनों के मूव होने की। u1 जो है ग्रेटर दैन u2 है, तो ये वेलोसिटी क्योंकि इससे ज़्यादा है तो ये इसके करीब होता चला जाएगा और जाके इससे टकरा जाएगा। कोलिजन हो गया बॉडी का m1 और m2 का। कोलिजन के बाद इनका m1 बॉडी जो थी उसका वेलोसिटी जो v1 हो गई है, और m2 बॉडी जो थी उसकी वेलोसिटी v2 हो गई है, तो ये आफ्टर कोलिजन है। तो इनका मोमेंटम बनेगा m1u1 प्लस m2u2, और इसका मोमेंटम बनेगा टकराने के बाद m1v1 प्लस m2v2, और ये आपस में बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन देख लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।